हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने लेसन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। और लेसन नंबर 8 में देखेंगे कि मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के मेन स्टेजेस क्या हैं डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के, कौन कौन से मेन प्रोसेस हैं जिसकी वजह से इंग्लिश की डेवलपमेंट हुई। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वाई एंड हाउ द स्टडी लैंग्वेज थ्रू डिवीजन इन स्टेज, कि हम वाई क्यों और कैसे इंग्लिश को स्टडी करते हैं। डिवीजन इन स्टेज मतलब इनकी जो डिवीजन हुई है उनके स्टेज को हम क्यों स्टडी करते हैं। वाई शुड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बी स्टडी, हिस्ट्री क्यों स्टडी की जाती है इंग्लिश की। इंग्लिश विद ऑल इट्स वेगरीज एंड इनकन्सिस्टेंसीज remain the single most important and influential language in today's world। मतलब इसमें इनकन्सिस्टेंसी भी रही, लेकिन फिर भी इंग्लिश को आज कल मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल असरअंदाज होने वाली लैंग्वेज कहा जाता है। थ्रू आउट हिस्ट्री इट हैज़ रैपिडली फाउंड इटसेल्फ इन द राइट प्लेस द राइट टाइम। इसने अपनी खुद जगह बनाई राइट प्लेस के हिसाब से और राइट टाइम के हिसाब से। इंग्लिश स्पीकिंग ब्रिटेन वाज द लीडिंग कॉलोनियल नेशन इन द 17th-18th सेंचुरी एज वेल द लीडर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस इन द 18th and 19th सेंचुरी। मतलब ब्रिटिश बरतानिया में कॉलोनियल नेशंस ने 17th-18th सेंचुरी एज वेल एज 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में इंग्लिश ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। In the late 19th and 20th century, English-speaking America was the leading economic power and was also the forefront of electronic and digital revolution of late 20th century। तो यहाँ भी इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को बताया जा रहा है कि 19 और 20th सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर के लिहाज से, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रेवोल्यूशन के लिहाज से इसने अपने आप को ग्रो किया और इसकी वजह से ही बहुत सारी कंसिस्टेंसी मिली। बट इट हैज़ आल्सो पावर इट सेल्फ द मोस्ट फ्लेक्सिबल रिजिलेंटेड ऑफ लैंग्वेज। और मतलब ये इसमें बताना चाह रहे थे कि ये लैंग्वेज इस वजह से बिल्ड हुई कि ब्रिटेन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। 17 और 18 सेंचुरी बहुत ही फेमस है। 20th सेंचुरी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इसका इस्तेमाल हुआ, इकोनॉमिक पावर में हुआ और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में इसका इस्तेमाल हुआ। कन्फ्यूजन एंड इशू रिलेटेड टू डिवीजन इन द स्टेजेस, मतलब क्या कन्फ्यूजन हुई, क्या मसाइल आए, इश्यूज़ क्या है। कन्फ्यूजन मतलब लोगों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब इसकी डिवीजन हुई। कहता है देयर आर मैनी बुक्स एंड वेबसाइट डिस्क्राइबिंग द जर्नी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द ancient origin to the dynamic and powerful communication tool. There are varied purpose, varied intended leadership and varied patterns. Some follow it minutes and executing technical details. Some are brief one page summaries। मतलब ये different point of view हैं, different websites पे different ideas हैं, different knowledge है about English, different लोगों का different point of view है। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो और इसके अलावा इसमें बताना चाह रहा है कि सबसे पहले द टॉपिक शो द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम द इंडो यूरोपियन ओरिजिन थ्रू ओल्ड इंग्लिश एंड मिडल इंग्लिश टू अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एंड लेट मॉडर्न इंग्लिश। लाइक ऑल डिवीजन इन हिस्ट्री द पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर द मैटर ऑफ कन्वीनियंस एंड द डिवाइडिंग लाइन्स बिटवीन देम आर प्योरली आर्बिट्रेरी। मतलब ये जो लैंग्वेज की डिवीजन हुई, सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश थी, फिर मिडल इंग्लिश है, फिर मॉडर्न इंग्लिश में आई, फिर लेट मॉडर्न में आई। तो इस तरह इसकी डिवीज़न होती रही डिफरेंट एरा में। उसके बाद है मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज डिवीजन ऑफ अर्ली स्टेजेस। मेन डिवीज़न क्या थी, मेन स्टेज क्या थी अर्ली स्टेज में। द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिगेन नॉट ऑन द कॉन्टिनेंट वेयर वी नो द स्पीकर वंस लिव्ड बट इन द ब्रिटिश Isles where they eventually settled. During the period when the language was spoken in Europe, it was known as a pre-Old English, for it was only after the English separated themselves from their Germanic cousins that were recognized their speech as distinct language and began to have records of it। मतलब जब
ब्रिटिश में इसका यूज़ हुआ तो इसने खुद अपनी साख्त कायम की और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिले और मतलब इसका ग्रोइंग हुई अकॉर्डिंग टू स्पीकर पॉइंट ऑफ व्यू। इंग्लिश इज़ द वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंग्लो फ्रेशियन डेलिकेट ब्रॉड ब्रिटेन इन मिड 15 एंड 17 सेंचुरी जर्मैनिक। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि एंग्लो आगाज़ इसका कहाँ से हुआ, कौन से लोगों से इसका आगाज़ हुआ और लोगों ने कौन कौन सी चेंजिंग आई इनके डिवीज़न में। जिस तरह डिफरेंट एराज में इसको डिक्सीम किया गया, मिडल इंग्लिश में किया गया, फिर ओल्ड इंग्लिश थी, मिडल ही, उसके बाद मॉडर्न हुई, पोस्ट मॉडर्न हुई। इस तरह इसकी मेन स्टेजेस मतलब कौन कौन सी स्टेजेस से गुजर कर ये इंग्लिश लैंग्वेज अपनी असल हालत में आई। उसके अलावा इसमें और बहुत सारी स्टेजेस हैं, जिस तरह ओल्ड इंग्लिश को हम एंग्लो सैक्सन भी कहते हैं और मिडल इंग्लिश को एंग्लो नॉर्मन्स भी कहते हैं कि पहले एंग्लो सैक्सन्स का पीरियड है, उसके बाद एंग्लो नॉर्मन का पीरियड आ गया। तो मतलब ये डिफरेंट किंग्स थे और उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती रही, मतलब उनमें चेंजिंग्स आती रही। उसके मेन स्टेज इन द डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज डिवीजन ऑफ लेटर स्टेजेस, मतलब लेटर स्टेजेस में, बाद की स्टेजेस में, जिसको हम लेट मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, उनमें क्या क्या चेंजिंग होती रही, क्या क्या डिवीज़न होती रही। ये सारी मतलब चेंजिंग्स हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज अपनी असल फॉर्म में कैसे आई और असल शेप उसने कैसे इख्तियार की। ये सारी मूवमेंट्स हैं, पीरियड्स हैं, एरा हैं इस पूरे लेसन्स में, और डिफरेंट एराज, डिफरेंट पीरियड अकॉर्डिंग टू पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया हुआ है। जिस तरह एंग्लो सेक्सन है, एंग्लो नॉर्मन है, मिडल इंग्लिश पीरियड जिसे हम कहते हैं, उस विक्टोरियन एज है, रोमांटिक एज है, मॉडर्न एज है, पोस्ट मॉडर्न एज है। तो सारी ये स्टेजेस इसमें डिस्कस करने के, मतलब एक चीज़ होती है कि वो डिफरेंट स्टेजेस से कैसे गुजर के आई। इस तरह यहाँ इंग्लिश को बताना चाह रहा है कि उसमें कौन कौन से पीरियड्स आए और उस पीरियड्स में कैसे डेवलप हुई। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, मेन स्टेज इन द डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, मूवमेंट फ्रॉम रिसेंट टू फ्यूचर स्टेजेस। इसमें कहना चाह रहा है कि मूवमेंट कि क्या चेंजिंग हुई, मूवमेंट हुई फ्रॉम रिसेंट पास्ट में टू फ्यूचर स्टेजेस, मतलब आज के दौर में या फ्यूचर क्या सोचा गया इंग्लिश के बारे में कि जब ये फ्यूचर में बिल्ड होगी तो इसका क्या फ्यूचर होगा, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी फॉर फ्यूचर। जब मतलब ये लैंग्वेज बनी थी तो ये पता तो नहीं था ना कि ये डेवलप होगी, तो तब ये प्रेडिक्शंस हुई, पेशगोईज हुई कि इसका फ्यूचर क्या होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जब ये बिल्ड होगी, जब ये नेक्स्ट जाएगी तो इसका फ्यूचर हम क्या कह सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें थी। व्हाट इज़ द करंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इन टुडे वर्ल्ड, इंग्लिश कैन बी सीन एवरीवेयर, द स्ट्रिंग इंग्लिश कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली एंड वी नीड टू एविडेंस फॉर द precedents. English has spread to many parts of the world. What are the possibilities? We have various varieties of English, for example, American English, British English, and South Asian English like Pakistan, India, Indonesia English. How can we relate the divergent spread of English and the future of English? English has spread into so many identities and diversity. Should we talk about world English or world English? This lead to very serious concern or questions. Should English be one language or many varieties? Should be considered one or other varieties, and there is a वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर। तो ये सारा फ्यूचर बताया गया है इंग्लिश का कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड होगी, इसका एक अच्छा खासा फ्यूचर बन गया। तो इस अमेरिकन इंग्लिश बन गई, ब्रिटिश इंग्लिश बन गई, साउथ एशियन इंग्लिश बन गई। साउथ एशियन मतलब पाकिस्तानी, इंडियन, इंडोनेशिया इंग्लिश। तो मतलब ये 3 पीरियड्स में डिवाइड होगी। तो इसके मतलब फ्यूचर बन गया इंग्लिश का, और स्टेजेस से जब प्रमोट होके एंड पे पहुंची तो एक फ्यूचर की शेप में हमें इंग्लिश डेवलप हुई, मिली। मतलब एक चीज़ होती है तो उसके बारे में पेशगोई की जाती है जब वो अर्ली स्टेज में होती है। जैसे कोई चीज़ हम बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, तो हम प्रेडिक्शन करते हैं, पेशगोइयाँ करते हैं, मुख्तलिफ राय देते हैं।
तो इंग्लिश के बारे में जब राय दी गई तो काफ़ी लोगों ने इस पे सोचा कि इसका फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, फ्यूचर में इसके ग्रो होने के चांसेस हैं कि नहीं हैं, और सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। तो तब तो ये नहीं आइडिया था कि इतनी डेवलप होगी, लेकिन आज के दौर में अगर हम फ्यूचर में आएँ या जाएं, फ्यूचर की बात करें या प्रेजेंट की बात करें, तो हमें आइडिया हो रहा है कि फ्यूचर में भी इंग्लिश की बहुत सक्सेसफुल एरा होगा, सक्सेसफुल पीरियड होगा, और लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस लिहाज से इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी यही बताया गया कि जब मूवमेंट फ्रॉम रिसेंट टू फ्यूचर स्टेज हुई तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिले इंग्लिश की हिस्ट्री के बारे में कि इंग्लिश की हिस्ट्री क्या है। तो डिफरेंट फेजेस से गुजर कर, डिफरेंट पीरियड से गुजर कर, डिफरेंट एरा से गुजर कर जब ये अपनी असली हालत में आई तो हमें आइडिया हुआ कि इंग्लिश तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, डिफरेंट कंट्रीज़ में बोली जाती है, डिफरेंट एरिया में बोली जाती है, डिफरेंट सोसाइटी में बोली जाती है। तो आज इसका फ्यूचर हम आज भी अगर सोचें इसके बारे में, आने वाले दिनों में ये मज़ीद इसकी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अगर हम इस इंग्लिश को स्टडी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम अपना स्टडी का सिलेबस नहीं कवर कर सकेंगे, कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे सकते, और हम बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं अगर हम इंग्लिश को फॉलो नहीं करते। तो जब पेशगोई की गई तो ये तो नहीं कहा गया था कि इंग्लिश एक दिन एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन जाएगी और हर सोसाइटी की, हर कंट्री की एक ज़रूरत बन जाएगी। तो इसीलिए आज से यहाँ ये इस लेसन में ये बताना चाह रहा है कि डिफरेंट स्टेजेस से गुज़र कर जब हिस्ट्री को हम एनालिसिस करते हैं तो आज के दौर में ये एक आइडेंटिटी के तौर पे शो की जाती है। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ की जाती है, और डिफरेंट एक्सेंट, डायलेक्ट डिफरेंट है, अमेरिकन इंग्लिश मुश्किल डिफरेंट है, ब्रिटिश इंग्लिश डिफरेंट है। तो इस लिहाज से इसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस की कि इंग्लिश की हिस्ट्री कौन कौन से फेजेस से गुज़र के आई और उसके फ्यूचर के बारे में तब सोचा गया था। तो आज प्रेजेंट डेज़ में देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई।